Osama Ashfaq and today our topic is pathology of hemochromatosis. तो हमारे टॉपिक के अंडर हेडिंग्स कौन कौन सी हैं आज? What is the definition? What are the types of hemochromatosis? What is the pathogenesis? What are the clinical features of patient who present with the hemochromatosis? How to diagnose and what is the treatment? तो सबसे पहले हम बात करते हैं what is the definition of hemochromatosis. So hemochromatosis is defined as accumulation of large amount of iron in the body, ठीक है, due to increased absorption या iron overload, which is then deposited in various organs of the body, especially liver हो सकता है, pancreas, myocardium and some other tissues like joints, etc. तो ये थी definition के accumulation of large amount of iron in the body, which is then deposited to the various body organs, ठीक है. What are the types of hemochromatosis? तो types of hemochromatosis होती हैं. Number one is the primary, जो बहुत common है. Primary also known as hereditary. And the other one is the acquired or secondary. अब प्राइमरी और एक्वायर्ड हेमोक्रोमेटोसिस में डिफरेंस कैसे है? होता क्या है कि अगर हम प्राइमरी की बात करें उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट में बताना चाहिए कि ऑल द आयरन इन द डाइट, ये है इंटेस्टाइन, दिस इज द इंटेस्टाइन, दीज आर द इंटेस्टाइनल सेल्स, ठीक है, ये है फेरोपोर्टिन और ये है ब्लड. अब होता क्या, ऑल द आयरन दैट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द इंटेस्टाइनल सेल्स एंटेरोसाइट्स, but once the iron is absorbed in the enterocytes, the transport of iron into the bloodstream is very well regulated. Not all the iron all the time is transported into the bloodstream. It is strictly regulated. ठीक है, वो डिपेंड करता है on the requirement of iron. ठीक है, आयरन चाहिए होगा तो आयरन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, आयरन नहीं चाहिए तो आयरन को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपने इसको याद रखना है. इन एक्वायर्ड या सेकेंडरी हेमोक्रोमेटोसिस अब होता क्या है कि देयर इज नो स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ आयरन फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, आयरन एकदम बॉडी में आ गया, अब उसको बाहर जाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो उसकी तो रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट होती है. ठीक है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वेरी वेल रेगुलेटेड है. सेकेंडली अगर एक्वायर्ड की बात करें उसमें क्या होता है, ऐसे पेशेंट जो बार बार जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, मतलब बार बार उनको ब्लड लेना पड़ता है, लाइक थैलासीमिया के पेशेंट्स हैं, अदर टाइप ऑफ ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनको बार बार ब्लड लेना पड़ता है. अब जब वो ब्लड लेते हैं तो क्या होगा, जब उसमें रेड ब्लड सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन आर डिस्ट्रॉयड, मतलब आफ्टर मैक्सिमम कितने सकते हैं 120 डेज बाद डिस्ट्रॉयड होंगे एंड रिलीज द आयरन. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ आयरन फ्रॉम द बॉडी, तो ये आयरन जो है ये बार बार रिसाइकल होगा और एक्सक्रीट नहीं होगा. अब वो पेशेंट जो है वो बार बार ब्लड ले जा रहा है, उसमें रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और आयरन रिलीज हो जा रहा है, तो क्या होगा, आयरन जो है वो बार बार रिसाइकल हो रहा है एंड इज नॉट एक्सक्रीटिंग लीडिंग टू आयरन ओवरलोड. ठीक है, अब प्राइमरी में क्या हो रहा था कि ये जो मतलब है ना, इसकी जो एब्जॉर्प्शन जो वेल रेगुलेशन थी, उसकी जो रेगुलेशन है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है. जब उसकी रेगुलेशन डिस्ट्रॉय होती है तो क्या होता है, आयरन यहाँ आया और यहाँ से ब्लड में चला गया. देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन एंड होल आयरन इज एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी व्हिच अगेन लीड्स टू आयरन ओवरलोड. तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, आयरन ओवरलोड हो रहा है लीडिंग टू, मतलब आयरन ओवरलोड होगा देन इट इज डिपॉजिट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स. अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की. तो एक्वायर्ड या सेकेंडरी पैथोजेनेसिस की तो आपने बात कर ली कि जो लोग ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं उनमें रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होंगे और आयरन जो है रिलीज होगा एंड अगेन ट्रांसफ्यूजन के बाद आयरन लेवल जो है वो काफी बढ़ जाएगा लीडिंग टू आयरन ओवरलोड व्हिच इज डिपॉजिट टू द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. अब हम बात करते हैं प्राइमरी. अब प्राइमरी जो है जिसको हमने हेरिडिटरी भी कहा है, हम बात कर चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज वेरी वेल रेगुलेटेड, मतलब यहाँ सारा इधर आ गया लेकिन यहाँ से इसने जाना है, उसकी बहुत ज्यादा रेगुलेशन होती है एंड मेन प्रोटीन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स रेगुलेशन इज द हेप्सिडीन प्रोटीन. अब प्राइमरी से आपने वर्ड याद रखना है जेनेटिक कॉज है. ठीक है,
अब जेनेटिक कॉज में क्या आता है, म्यूटेशन आ जाती हैं। तो क्या याद है, प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस अकर ड्यू टू म्यूटेशन इन वेरियस जीन्स विच, मतलब म्यूटेशन दैट लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ हेप्सिडीन, मतलब म्यूटेशन हो रही है वेरियस जीन की, ऑल ऑफ विच इज लीडिंग टू द डेफिशिएंसी ऑफ हेप्सिडीन। अब यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ हेप्सिडीन क्या होता है कि अब हम जस्ट इमेजिन यहाँ पे इस वक्त आयरन कोई भी नहीं है बॉडी में, यहाँ पे आयरन है एक दो तीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब बॉडी को आयरन चाहिए तो यहाँ पे हेप्सिडीन है फ्री पड़ी हुई है और फेरोपोर्टिन भी फ्री है, ठीक है। तो क्या होगा, आयरन इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड, बट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इज हाई इन द ब्लड, हेप्सिडीन बाइंड विद द फेरोपोर्टिन, ठीक है, हेप्सिडीन will bind with the ferroportin and leading to the internalization and destruction of the ferroportin, ठीक है। क्या होगा, ferroportin की internalization होगी and destruction होगी, ठीक है। लाइसोसोम आए इसके लगे और इसको डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब there is no ferroportin over there, so no absorption of iron will take place, ठीक है। तो हेप्सिडीन मेन की रेगुलेटर है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन का, ठीक है। तो जब हेप्सिडीन की डेफिशिएंसी होगी तो देयर विल बी unregulated absorption of iron into the blood leading to iron overload. अब most common about 70% cases में there is mutation in HFE gene on chromosome number 6. HFE, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि HFE का फंक्शन क्या होता है। HFE gene encodes for HFE protein। तो आयरन मेटाबॉलिज्म की अलग से वीडियो होगी जिसमें आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी जाएगी कि कैसे एब्जॉर्प्शन होती है आयरन की, कैसे वो स्टोर होता है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि HFE जीन जो है वो इनकोड करती है HFE प्रोटीन की। HFE प्रोटीन जब आयरन का लेवल इंक्रीज करता है इन द ब्लड तो HFE बाइंड विद ट्रांसफेरिन रिसेप्टर 2, ठीक है। HFE बाइंड विद ट्रांसफेरिन रिसेप्टर 2 और बाय मतलब एक्टिवेट वेरियस इंट्रासेल्युलर पाथवे मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब इंट्रासेल्युलर पाथवे मैकेनिज्म हुई लीडिंग टू H हैम जीन, ठीक है। हैम जीन कह लें या हेप्सिडीन जीन कह लें। अब खुद देखें, ठीक है। आयरन का लेवल इंक्रीज हुआ ब्लड में, HFE प्रोटीन एक्टिवेट होगी एंड बाइंड विद द TFR रिसेप्टर 2, मतलब ट्रांसफेरिन रिसेप्टर 2, which by various intracellular mechanisms leads to the activation of hepcidin gene या HAM gene, leading to increased production of hepcidin। अब जब हेप्सिडीन की प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि हेप्सिडीन की प्रोडक्शन इंक्रीज, इट देन बाइंड विद द दिस फेरोपोर्टिन एंड कॉजेज इंटरनलाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फेरोपोर्टिन लीडिंग टू डिक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ठीक है। तो अब जब आयरन की फिर एब्जॉर्प्शन कम होगी तो क्योंकि हमें क्या चाहिए था, क्योंकि आयरन पहले ज्यादा है तो हमें अब डिक्रीज एब्जॉर्प्शन चाहिए, तो उस वजह से ये पूरा मैकेनिज्म हुआ। अब उसमें आप देख लें there will be mutation in HFE gene, ठीक है। about 70% cases there is mutation in HFE gene, so decrease production of hepcidin। there will be mutation in TFR2 gene, so decrease production of hepcidin, and there will be mutation in HAM gene, so decrease production of hepcidin, ठीक है। तो ये 3 मेजर म्यूटेशन है, मतलब HFE is most common है, ठीक है, about 70% cases, other are mutation in TFR2 and HAM gene, all of which leads to deficiency of hepcidin। when there is no hepcidin there will be unregulated absorption of iron leading to iron overload। and last point is, अब iron जब absorb हो गया, ठीक है, वो टिश्यूज को कैसे डिस्टर्ब करता है। iron by Fenton reaction reacting with hydrogen peroxide produces iron ion, ठीक है। तो होता क्या होगा, आयरन फैंटन रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड प्रोड्यूसेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ठीक है। दिस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज अब आगे क्या करेंगे, दे कॉजेस लिपिड peroxidation and destroy the membranes, they attack and destroy the DNA and proteins of the cell, and they destroy the, just imagine in the liver they destroy the hepatocytes। when hepatocytes are damaged it leads to activation of stellate cells,
stellate cell जब एक्टिवेट होते हैं, they are converted to myofibroblasts and that lay connective tissue या connective tissue रिलीज करते हैं या scarring करते हैं, leading to cirrhosis. So this is about the pathogenesis कि प्राइमरी में क्या हो रहा है, there is deficient mutation in various genes leading to deficiency of hepcidin. When there is no hepcidin, there will be unregulated absorption of iron, so leading to iron overload. वो बाकी मैंने आपको बता दिया कि इसकी म्यूटेशन हो सकती है, इसकी म्यूटेशन हो सकती है या इसकी म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है। और इसमें बाकी मैंने आपको बताया कि जब आयरन ओवरलोड होता है तो वो कैसे डैमेज करता है, बाय फेंटन रिएक्शन इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज which causes lipid per oxidation, damages the DNA and protein of the cell, and in the hepatocyte they destroy hepatocytes, leads to the activation of stellate cells, which is followed by the deposition of connective tissue and causing scarring. Now we will continue our lecture with the clinical features associated with hemochromatosis. तो मैंने hemochromatoses के क्लिनिकल फीचर से रिलेटेड एक निमोनिक अपने निमोनिक सीरीज में ऐड किया हुआ है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ। The clinical features of hemochromatosis depends upon the deposition of iron in the that organ and causing damage to that organ. Hemo, ठीक है, C जो है इसको थोड़ा सेपरेट, chromatosis destroy skin। तो H से क्या है, H से आएगा hypogonadism due to deposition of iron in the gonads causing amenorrhea in females and libido in males. Secondly, hepatocellular carcinoma, ठीक है। C से क्या आएगा, cardiac abnormalities। अब cardiac abnormalities में क्या आएगा, iron hemocysteine is deposited in the myocardium causes restrictive cardiomyopathy, जिसमें डायस्टोलिक फेलियर होता है। तो कार्डियोमायोपैथी के कंप्लीट लेक्चर है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं सारा कुछ क्या होता है। सेकेंडली दूसरी कार्डियक एब्नॉर्मैलिटीज द कार्डियक एरिथमियास। इसके अलावा सी से क्या है, सिरोसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हेपेटोसाइट्स डैमेज होंगे, स्टेरॉइड सेल्स एक्टिवेट होंगे एंड दे ले डाउन कनेक्टिव टिश्यू कॉजिंग सिरोसिस। डी से है ड्यू टू डेपोजिशन एंड इन द पैंक्रियास कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। उससे क्या होगा, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस एंड स्किन, तो क्या होता है, स्किन पिगमेंटेशन लीडिंग टू ब्रॉन्ज स्किन। Secondly, and lastly, it may also accumulate in the joints, causing inflammation of joints and leading to arthritis. तो ये थे clinical features associated with the hemochromatosis. Now, एक और point है कि why clinical features are more pronounced in men as compared to women. अब होता क्या है कि in women there are menstruation cycles, so some amount of iron is lost due to menstruation. ठीक है, तो इट पे अ रोल ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि मेल में तो कोई तरीका ही नहीं है कि आयरन बाहर जाए, तो फीमेल में थ्रू मेंस्ट्रुएशन ब्लड लॉस और आयरन लॉस होता है। तो इसलिए these clinical features are more pronounced in men. Now we will see the diagnosis. Diagnosis is very simple. Serum iron level will be raised. Serum ferritin level will be raised. क्योंकि ferritin is a storage form of iron, तो ferritin obviously बात है raise हो जाएगी. Percentage saturation will be raised. And the last one is the biopsy. मतलब मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। अब होता क्या है कि मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस इन हेमोक्रोमेटोसिस डिपेंड्स अपॉन द डेपोजिशन ऑफ हेमोसाइड्रिन या आयरन इन द ऑर्गन्स। तो क्या होता है कि जब हम उनको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें हेमोसाइड्रिन ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं, डेट आर ब्राउन गोल्डन येलो कलर्ड ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो हमें वो इन द साइटोप्लाज्म हेमोसाइड्रिन ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, हेमोसाइड्रिन ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं
लीवर में सिरोसिस मिलता है और पैंक्रियाटिक फाइब्रोसिस मिलता है। जब हम लीवर की बायोप्सी करते हैं, इन केस ऑफ लीवर बायोप्सी वी फाउंड हेमोसाइटिन ग्रैन्यूल्स, मतलब क्या मिलता है हमें, ब्राउन गोल्डन पिगमेंटेशन विद इन द लिवर मिलती है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ब्राउन टू गोल्डन पिगमेंटेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोसाइटिन या आयरन डेपोजिशन, we found brown to golden pigment in the liver। अब brown to golden pigment in the liver के दो डिफरेंशियल्स हैं, either it is iron or it is lipofuscin। ठीक है, अब होता क्या है कि हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, प्रूशियन ब्लू स्टेनिंग। ठीक है, प्रूशियन ब्लू स्टेन है, उससे इसको मतलब प्रूशियन ब्लू डाई से इसको स्टेन करते हैं। जब हम ये डाई करेंगे तो क्या होता है, आयरन विल टर्न blue whereas lipofuscin will persist as brown या golden colored pigment। ठीक है, तो इस तरह हम डिफरेंशिएट करते हैं लिवर बायोप्सी। जैसे मैंने बताया लिवर बायोप्सी करते हैं, उस पे हमें ब्राउन गोल्डन कलर्ड पिगमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोसाइटिन या लाइपोफ्यूजन हमें मिलता है। अब उसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करते हैं, प्रूशियन ब्लू स्टेन यूज करते हैं which will stain the iron blue whereas lipofuscin will remain brown और golden, मतलब उसका कोई इस पे इफेक्ट नहीं होता। Now we end the lecture with the treatment। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, फ्लेबोटमी। फ्लेबोटमी क्या है, फ्लेबोटमी इज द विड्रॉल ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मतलब पंक्चर करते हैं वेसल को एंड विड्रॉ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो इससे क्या होता है कि हमने ब्लड रिमूव किया, अब न्यू ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होनी है। ठीक है, न्यू रेड ब्लड सेल्स बनने हैं। अब जब न्यू रेड ब्लड सेल्स बनने हैं तो उनको आयरन चाहिए। अब जब उनको आयरन चाहिए तो वो आयरन कहाँ से लेगा, वो आयरन विच वाज डिपॉजिटेड इन द ऑर्गन्स। ठीक है, तो वहां से वो आयरन को लेगा और उसको यूज करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स। तो इसमें हम अपने इस लेक्चर में क्या देखा है, हमने देखा व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, वी यूज द निमोनिक हेमोक्रोमेटोसिस डिस्ट्रॉय स्किन। ठीक है, डिस्ट्रॉय स्किन एंड जॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। उससे हमने देख रहे कि एस से क्या बनता है, सी से क्या बनता है, स्किन और वो, मतलब ऑल दीज सिम्टम्स डिपेंड्स अपॉन द डेपोजिशन ऑफ आयरन इन दैट ऑर्गन। देन वी डू विद द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या, ये मैंने लिख दिया है, एंड इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस इज द बायोप्सी। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे आपको मायोकार्डियम में भी हेमोसाइटिन ग्रैन्यूल्स, मतलब जैसे मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बताया, on morphology we will found the hemocytin granules in the respective organ। ठीक है, तो इस तरह लिवर में मिलेगा, हमें पैंक्रियाज में मिलेगा, मायोकार्डियम में मिलेगा, गोनेड्स में मिल सकता है। फिर हम लिवर बायोप्सी करते हैं, then we will found brown golden colored pigment which may be iron or lipofuscin। then we stain it with the Prussian blue which will stain iron blue whereas lipofuscin remain brown, and then the treatment is the phlebotomy, that is the withdrawal of blood। Hope you will find this lecture helpful। Kindly subscribe to my channel and like the video and also push the bell icon so that you will be notified when my lecture is uploaded। Jazakallah।